नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस के क्लासेज में। जैसा कि हमने बात की थी चंदेरी की युद्ध की, उससे पहले हमने जो है खानवा का युद्ध पढ़ा और उससे पहले हमने जो है पानीपत का युद्ध पढ़ा। बाबर की इस अंतिम युद्ध को आज पढ़ेंगे और ये हमारी जो है बाबर सीरीज का अंतिम पार्ट होगा। तो आज हम विशेष रूप से घाघरा के युद्ध पर चर्चा करेंगे कि घाघरा के युद्ध के क्या कारण थे, स्थान क्या था और युद्ध का क्या विवरण था, इस पर चर्चा करेंगे। और जो है देखेंगे कि घाघरा के युद्ध में क्या क्या हुआ और कैसे कैसे जो है बाबर ने विजय प्राप्त की। सामान्यतः हम जानते हैं कि इस युद्ध यह युद्ध की जो तिथि है इस युद्ध की वो 6 मई और 1529 की है, जो बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया। वास्तव में देखा जाए तो बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया। ये महमूद लोदी कौन था? महमूद लोदी पूर्वी बिहार में जो है एक विशेष शक्तिशाली जो है अफगान सरदार था, जिसके अंतर्गत कई सरदार आते थे। इसलिए इस युद्ध को बाबर और अफगानों के बीच युद्ध कहा गया है। और दूसरा नाम क्या देते हैं कि बाबर और जो है महमूद लोदी के बीच यह युद्ध हुआ। यह जो युद्ध हुआ वह घाघरा नदी के किनारे हुआ, बिहार में। और यह एक ऐसा युद्ध था जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। उसके पीछे की कहानी भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम सबसे पहले युद्ध के कारणों पर चर्चा करते हैं। कारण क्या थे तो भाई देखते हैं हम लोग कि युद्ध के कारण क्या थे। तो युद्ध के बड़े 3 कारण मैंने लिखे हैं, और चाहो तो आप कई और कारण लिख सकते हो, लेकिन मेन 3 कारण थे। पहला कारण क्या था कि अफगान अभी भी अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। क्योंकि उनका जो प्रभाव था वह पूर्वी क्षेत्रों पर था और अब पूर्वी बिहार के क्षेत्रों पर था, जिससे वो अपने आप को शक्तिशाली समझ रहे थे। इस शक्तिशाली क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने के फलस्वरूप ही उन्होंने सरदारों का या अफगान सरदारों का एक संगठन बनाया और उनको एक निर्देश दिया कि आप जो है अवध पर आक्रमण कर लीजिए। क्योंकि बाबर अभी चंदेरी में ही व्यस्त है और जिसका लाभ उठा लीजिए। और जब उठा लीजिए तो फिर क्या होगा, तो इसकी सूचना बाबर को मिलेगी। और जब बाबर को इसकी सूचना मिली तो क्या हुआ, बाबर ने तुरंत तत्काल कहाँ पर आक्रमण करेगा, वह अवध के पास आक्रमण करेगा और अवध को तत्काल ही अफगानों के कब्जे से क्या करा लेगा, मुक्त करा लेगा। दूसरा कारण क्या था कि दूसरा कारण ये था कि महमूद जो लोदी था वह मानता था कि अभी भी अफगानों का शासन दिल्ली पर होना चाहिए और मैं ही वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। और वास्तविक उत्तराधिकारी होने के साथ साथ दिल्ली पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए मैं प्रयत्न करूँगा। तो वह जो है दिल्ली पर भी अपना कब्जा करना चाहता था। वह मानता था कि अवध पर आक्रमण करके आगरा और दिल्ली को विजित कर लिया जाए, उसकी शायद यही योजना रही हो। लेकिन बाबर ने इस योजना को जो है नहीं बनने दिया और आखिरकार इस योजना को जो है तोड़ दिया। अगला क्या होता है, अगला ये होता है कि बाबर अब अवध से अफगानों को भगा देता है और चुनार का जो घेरा था उस पर अफगानों का कब्जा था, उसको भी छुड़ा लेता है। और उसको छुड़ाने के बाद वह घाघरा नदी के तट पर पहुंचता है, जहां पर जो है महमूद शाह लोदी की जो सेना थी, महमूद जो लोदी था उसकी सेना उसका इंतजार कर रही थी। अफगान सरदार जो महमूद लोदी का यह मानना था कि बाबर की सेना ने कोई युद्धाभ्यास नहीं किया है और आसानी से हम इसको हरा सकते हैं, क्योंकि बाबर के सामने बाबर की जो सेना थी उसकी संख्या करीब 20 से 22 हजार के आसपास थी। और जबकि महमूद जो लोदी था उसके पास करीब 1 लाख के आसपास की जो है सैनिकों की संख्या थी, लेकिन वह सैनिक कुशल नहीं थे, केवल सैनिक थे। तो मानता था महमूद लोदी कि मैं इसको हरा दूंगा क्योंकि यह मेरा क्षेत्र है, मैंने अनेक विजय प्राप्त किए इस क्षेत्र में। तो लेकिन बाबर जो है युद्ध लड़ ही रहा था, अनुभव था कि कैसे किस प्रकार से जो है युद्ध में जीता जाता है। आखिरकार घाघरा नदी के तट पर दोनों की सेनाएं मिलती हैं और जब दोनों की सेनाएं मिलती हैं तो दोनों में भीषण युद्ध होता है। और जब दोनों में भीषण युद्ध हुआ
तो अफगान जो सेना थी वो घाघरा नदी में कूद गई। इनके पीछे ही बाबर के सैनिक कूद गए, और जब बाबर के सैनिक कूद गए तो उनको थल जल में ही युद्ध करने लगे, और जब जल में युद्ध करने लगे तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पहले थल में हुआ, फिर जल में हुआ। इस प्रकार से हम देखें तो मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो है एक ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों में लड़ा गया। अब क्या होता है कि महमूद जो लोदी था उसको अपनी पराजय लगने लगती है। वह क्या होता है, वह पूर्वी बिहार को छोड़कर कहाँ भाग जाता है, बंगाल भाग जाता है। और बंगाल में नुसरत शाह जो था बंगाल का तत्कालीन शासक, वह महमूद लोदी को शरण देता है। और जब शरण देता है तो बाबर को इसकी सूचना मिलती है, और जब बाबर को इसकी सूचना मिली तो उसने एक संधि प्रस्ताव नुसरत शाह को भेजा। और नुसरत शाह ने जब इसका संधि प्रस्ताव लिया तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि आप किसी भी अफगान को शरण नहीं देंगे, और विशेष रूप से महमूद लोदी को शरण नहीं देंगे। लेकिन नुसरत शाह क्या करता है, नुसरत शाह वापस एक पत्र बाबर के पास भेजता है, कहा कि हम इनको शरण नहीं देंगे। लेकिन वह गुप्त रूप से महमूद लोदी को शरण दे दिया था और उनकी सहायता कर रहा था। और इस सहायता के कारण में ही बंगाल की विजित करेगा कौन, हुमायूं विजित करेगा, जो बाद में, लेकिन आप ध्यान में रखना ये नुसरत शाह पहले अफगानों का साथ देता है, बाद में अफगान ही उसको परेशान करेंगे। और जब परेशान करेंगे तो आखिरकार हुमायूं ही फिर पुनः जो है बंगाल को विजित कर पाएगा। लेकिन हम लोग जो है आज बाबर की बात कर रहे हैं, तो बाबर के घाघरा के युद्ध की बात कर रहे हैं, और ये अंतिम युद्ध था बाबर की युद्ध श्रृंखला का। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है, अफगानों का संग तोड़ दिया जाता है, और इस तरीके से वह वापस जो है आगरा लौटता है। और जब वह आगरा लौटता है तो उसने लाहौर जाने की या काबुल जाने की योजना बनाता है। और जब बाबर लाहौर तक पहुंचता है तो उसको पुनः सूचना मिलती है कि हुमायूं का स्वास्थ्य बिगड़ गया है। हुमायूं का स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण लाहौर से ही जो है बाबर वापस लौटा, और फिर वह कभी जो है लाहौर नहीं पहुंच पाया। उसका कारण था कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और जब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है, उसके कई कारण थे कि लगातार 1526 से लेकर 1529 तक युद्ध कर रहा था, जिसके कारण उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा। और एक जो योद्धा के रूप में उसने नीतियां अपनाई, उसका कुशल परिचालन अब वह नहीं कर सकता था। आखिरकार अस्वस्थ और जो उसका स्वास्थ्य खराब हुआ था उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो है बाबर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। इस तरीके से मुगल सत्ता की नींव रखने वाला एक जो बाबर था वह जो है इस युग का अंत, बाबर के युग का अंत हो जाता है। और जब बाबर के युग का अंत हुआ तो वह हुमायूं को ही अपना ही उत्तराधिकारी चुनता है, और उत्तराधिकारी चुनकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा देता है। लेकिन अपने भाइयों के साथ उदारता पूर्वक प्यार करने की जो बात कही थी बाबर ने अपने भाइयों से कि उदारता पूर्वक व्यवहार करना, बाबर का पुत्र हुमायूं इसका अनुसरण करता है। लेकिन आगे चलकर यह साम्राज्य भी विखंडित होगा। हुमायूं 1540 तक ही शासन कर पाएगा, बड़ी विकट समस्याओं में शासन करेगा, और 1540 में ही निर्वासित हो जाएगा। और 1540 में 15 वर्षों के लिए निर्वासित होगा। 1555 में पुनः जो है दिल्ली की गद्दी पर कब्जा प्राप्त करेगा, और जब कब्जा प्राप्त करेगा तो 1556 में अकबर गद्दी पर बैठ जाएगा, हुमायूं की मृत्यु हो जाएगी। इस तरीके से हम देखें तो जो है भले ही बाबर ने इस क्षेत्र को विजित कर लिया, लेकिन अफगानों की समस्या का निरातोड़ नहीं कर पाया, अर्थात समस्या को समाप्त नहीं कर पाया, जिसका दंश हुमायूं को झेलना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, लेकिन बाबर के बारे में 2-3-4 फैक्ट हैं, आप लोग मुँह ज़बानी ही याद रख सकते हैं। जैसे बाबर ने गजे बाबरी का निर्माण किया,
या गजे बावरी जो सड़क मापने की एक प्रणाली के लिए सड़क को मापते थे या भूमि को मापते थे उससे। दूसरा, बाबर ने चारबाग शैली में आगरा का जो आराम बाग का निर्माण करवाया या नूरे बाग का निर्माण करवाया। तो ये उसने 2-3 चीज़ें जो हैं वो डेवलप की और ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। बाबर ने अपने पुत्र के लिए जो है सिंधों से, जो अपने पुत्र थे उसके, सिंध से लेकर और घाघरा तक एक जो है विशाल साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसको रखने में या जिसको एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में हुमायूं कमज़ोर साबित हुआ, क्योंकि उसके सामने अलग अलग प्रकार की समस्या थी। उसके बारे में हम किसी सीरीज में चर्चा करेंगे, हुमायूं सीरीज के नाम से उसको चलाएंगे। लेकिन आज बाबर की सीरीज में इतना ही। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। और आप लोग सीरीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम लोग सोचने के बेसिस पर काम कर रहे हैं और फैक्ट तो आपके सामने लिखे ही हैं, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।